हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर 1000 एमसीक्यूज जो कि 90% प्लस स्कोर्स के लिए हमारी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जितने भी आपके 2020 और 2021 में जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, नेट, जेआरएफ या फिर पीजीटी या फिर किसी भी स्टेट का अकाउंटेंट या पीएसयू की बात करूँ तो ये इन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने 63 पार्ट कवर किए जा चुके हैं। आज हम लोग 64 पार्ट डिस्कस करेंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा वो 536 नंबर से होगा। इसका मतलब 535 क्वेश्चंस प्लस एडिशनल बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जा चुके हैं। नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए, जाके जरूर पूरी की पूरी सीरीज देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपके डिस्प्ले पे ये रहा। विच इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। हमें बताना है कि यहाँ जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बजटरी कंट्रोल का कौन सा लिमिटेशन नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चंस में अगेन फिर से रिपीट करता हूँ, नहीं वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछने वाला है आपसे एग्जाम में। क्वेश्चंस कौन सा सही है वो नहीं पूछेगा, कौन सा गलत है आपसे ये पूछ लेता है आजकल डेट में, ठीक है ना। चलिए एक करके ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। बजट आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट विच मे नॉट बी ट्रू। जो बजट होता है बेसिकली वो फोरकास्ट पर बेस्ड होता है और ये जरूरी नहीं है कि ट्रू हो ही जाए। ये 100% सही है ऑटोमेटिक। आप बजटरी कंट्रोल से मतलब ना भी हो तो आप इस लाइन को ही ध्यान से देखो तो हाँ ये सही चीज है। आप कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एग्जाम में श्योर होना कि आपकी जो एग्जाम है वो जीआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगी। आपने कुछ इस तरह प्रिपरेशन किया है, हो सकता है कि आप आधे एक नंबर से पीछे रह जाओ और आपकी सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाइड हो सकता है आपने नेट की प्रिपरेशन की हो और आप जेआरएफ निकाल लो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, फोरकास्ट करना आपके हाथ पे है, लेकिन रिजल्ट ट्रू हो या नहीं हो ये तो डिपेंड करता है सिचुएशंस, कंडीशंस, बहुत सारी चीजों पर, ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल इज कॉस्टली। बोल रहा है कि बजटरी कंट्रोल को बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाना काफी कॉस्टली होता है। जी हाँ, बजटरी कंट्रोल इन द सेंस ऑफ आप पहले से ही बजटरी बना रहे हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सभी चीजों को, ऑफकोर्स ये लेंदी कॉस्टली होता है क्योंकि ये एक्सपर्टीज के द्वारा किया जाता है, कोई नॉर्मल बंदा इससे कर नहीं सकता है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, बजट इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये टूल ऑफ मैनेजमेंट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मैनेजमेंट के पास। अगेन ये 100% ट्रू लाइन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब तीनों स्टेटमेंट सही है तो भैया चौथा स्टेटमेंट ही गलत हो सकता है। क्या बोलता है, बजट डू नॉट पिन पॉइंट द लैक ऑफ एफिशिएंसी और प्रेजेंस ऑफ इट। बजट हमें ये नहीं बताता है कि बिजनेस में क्या एफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स हैं या फिर क्या प्रेजेंस नहीं है। इन सब चीजों को पिन पॉइंट यानी कि उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करता है। जी नहीं, यही तो काम है बजटरी कंट्रोल का, ताकि वो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्लियर है मेरे ख्याल से ये चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट मूव किया जाए। 536 नंबर आपकी डिस्प्ले पर ये रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम टू। हमें क्या बताना है कि जवाबदेही यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेखांकन का क्या उद्देश्य है। चलिए ये बताइए फटाफट, चार ऑप्शंस देखिए और बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देखो मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर दैट कोस्ट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक मैनेजर, ठीक है। हमें क्या बताना है कि बेसिकली ये बता रहा है कि जो हमारा मैनेजर होता है उसके पास एक स्पेसिफिक यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसा इंफॉर्मेशन या एक ऐसी सर्विस, यानी इंफॉर्मेशन ही बात करो, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ऐसी उसके पास पहुंचनी चाहिए जिसके दम पर वो प्रॉपरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पेसिफाई कर सके, अपनी कोस्ट को आइडेंटिफाई कर सके, आगे मूव कर सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस में ध्यान दीजिए, 1 2 3 इधर लिस्ट 2 से दिया, तो हम लिस्ट 2 को पढ़ते हैं और 1 को उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, देखो बड़ा इजी है क्योंकि नेट प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो सभी के सभी प्रॉफिट हैं। ये एक तरह से आपको कंफ्यूजन भी दे सकता है और बड़ा ही इजी भी है अगर आप प्रॉपरली समझने की कोशिश करोगे तो। क्या बोलता है, एक्सेस टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिट कॉस्ट, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट सेट हमारा टोटल रेवेन्यू ज्यादा है। बताओ ये किस चीज का पार्ट है। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट है या अकाउंटिंग प्रॉफिट है। आप बोलोगे सर यहाँ पर दोनों कंफ्यूजन है, नॉर्मल और अकाउंटिंग भी हो सकता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। किसको दिखा रहा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट,
टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट के इक्वल में आ रहा है, यानी टोटल रेवेन्यू बराबर क्या हो रहा है हमारा, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। बताइए ये किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। देखो फर्स्ट का सी देखो यहीं पर सिर्फ और सिर्फ ए में ही, ऐसे ही आपको आंसर, अगर एक भी सही हो गया तो आपका ऐसे ही काम बन जाएगा ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ में, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बताओ ये किसका होगा, अगेन ये नॉर्मल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये इक्वल है इकोनॉमिक कोस्ट के, अगर बोलोगे सर इकोनॉमिक कोस्ट के तो इक्वल है, तो प्रॉफिट कैसे हुआ था, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ये अच्छे से अगर नहीं पता है ना तो फिर से पता करो, ये चीज समझाने वाली चीज नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा टर्म्स है ये। एक्सेस द टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। टोटल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट से, इम्प्लिसिट कॉस्ट से और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ये सभी की सभी चीजें हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है। किसे रिप्रेजेंट कर रही है, इकोनॉमिक प्रॉफिट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है हमारा। तो क्लियर है ये सभी चीजें। देखो प्रॉफिट वाली चीजें हैं ना, जितनी भी प्रॉफिट के टर्म्स हैं आपको सभी के सभी पता होना चाहिए। नहीं पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मुझे प्रॉफिट के टर्म्स नहीं पता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके जो नोट्स वाले पार्ट हैं उसमें ये सभी के सभी चीजें मैं ऐड कर दूं आप लोगों के लिए, कि प्रॉफिट के जितने टर्म्स हैं, लाइक नॉर्मल प्रॉफिट टू सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये जितने भी प्रॉफिट्स हमारे आते हैं, ठीक है, उन सभी को मैं ऐड करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 539 का। ओके, इसमें हमें बताना है, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या है, एक कथन है और एक कारण है। इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत हमें ये चूज करना है, देन हम लोग काम करेंगे आगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या बोलता है। अ मोनोपोली फर्म्स रेवेन्यू कर्व इज डाउन स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मोनोपोली फर्म का जो रेवेन्यू कर्व होता है बेसिकली वो डाउन स्लोप होता है, वो भी लेफ्ट टू राइट में। सबसे पहले आपको स्लोप याद हो तो आप इसका आंसर दे पाओगे। चलो मैं फिगर से समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको ना ये मोनोपोली वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ये एटलीस्ट तो क्लियर तो हो ही जाए। आपको पता होगा ये हमारा क्या है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मार्जिनल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है वो हमारा डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड को। अगर मैं यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट को दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की बात करूँ तो मार्जिनल कॉस्ट कुछ ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। और अगर मैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट की बात करूँ, देखो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से ले लिया, इसे टोटल एवरेज कॉस्ट कर देते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट, ये कुछ एवरेज टोटल कॉस्ट ले लो आप, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट की बात करूँ तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो ये जो बेसिक टर्म्स हैं इसमें आपको देख करके साफ साफ मालूम चल रहा है कि रेवेन्यू जो मोनोपोलिक फर्म का जो रेवेन्यू स्लोप है, रेवेन्यू कर्व जो है वो डाउन स्लोप में है, वो भी लेफ्ट टू राइट। तो ये तो स्टेटमेंट 100% सही है। क्लियर है ये चीज। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, द मोनोपोली फर्म डज नॉट साइमल्टेनियसली एंजॉय द फ्रीडम to determine both price and quantity to be sold according to its विजन and fancy। यानी कि जो बंदा मोनोपोली मार्केट में है वो अपने हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकता है अपनी इच्छा और अपनी आज़ादी के साथ में। बिल्कुल सही बात है भैया, मोनोपोली फर्म है उसके पास इतना अधिकार है ही कि अगर आप मार्केट में सिंगल एक लौते हो, आपके पास ही वो सब चीज़ है, तो आप अपने हिसाब से उसके दाम को ऊपर नीचे करोगे, डिमांड क्वांटिटी भी उतनी ही सप्लाई करोगे ताकि ज़्यादा क्वांटिटी ना मार्केट में अवेलेबल हो जाए, लोग उसके लिए तरसे। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, जो कि ए और आर दोनों को करेक्ट रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी अगेन इकोनॉमिक्स से ही है। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज गिवन बाय द पॉइंट वर। हमें बताना है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होता है जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, आपको वो कौन सा यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपको ये बताना है। एम आर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, एम सी यानी कि सॉरी एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, एम सी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो बताइए कौन सा होगा, एक्सेस, लोअर या फिर इक्वल। जी हाँ, अगेन ये इक्वल को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं ये सभी की सभी आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और 5 में से आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। आप सभी लोगों को राधे राधे।